हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी, हम 1915 तक पहुँच चुके थे। ठीक है, हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कर रहे हैं और 1915 में मैंने बताया था क्या होता है भाई। 9 जनवरी 1915 में जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी वो इसी पॉइंट पे छोड़ी थी कि 9 जनवरी 1915 के दिन हमने क्या सेलिब्रेट किया था भाई, NRI डे। इसका मतलब क्या है भाई, प्रवासी दिवस। गांधी जी इंडिया आए थे भाई 9 जनवरी 1915 को, और इसी के लिए आज हम हर साल 9 जनवरी के दिन हम क्या बनाते हैं, NRI डे। उससे आगे चलेंगे इतिहास के अंदर, 1915 के बाद तो 1916 आएगा भाई। और 1916 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटती है भारत के इतिहास में, वो है भाई लखनऊ पैक्ट। 1916 लखनऊ पैक्ट। भाई लखनऊ समझौता होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा लखनऊ समझौता जो होता है उसके अंदर क्या किया भाई, जो कांग्रेस थी और जो आपका कौन था, जो मुस्लिम लीग थी, INC प्लस मुस्लिम लीग क्या करते हैं भाई, मिल के काम करते हैं। और मिल के काम करते हैं और ये क्या बोलते हैं कि भाई जो मुस्लिम्स हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, और क्या है जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको क्या किया जाए भाई, राजनीति में उनका प्रवेश किया जाए भाई, इनको भी राजनीति का एक हिस्सा बनाया जाए। किसको, मुस्लिम्स को और माइनॉरिटीज़ को। तो लखनऊ पैक्ट के अंदर यही चीज़ होती है। एक तो क्या होता है भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा हो जाती है। दूसरा, मुस्लिम लीग मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को क्या बोलते हैं कि भाई राजनीति में इनको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे गरम दल और नरम दल है वो भी एक हो जाते हैं भाई। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे, लखनऊ पैक्ट में क्या हो जाता है, गरम दल और नरम दल भी एक हो जाता है। जो आपके भाई एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे वो भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। गरम दल व नरम दल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसमें जो मुस्लिम लीग के अंदर थे भाई और INC के अंदर भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो बता रहा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम सुना होगा भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना INC के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो कांग्रेस के अंदर भी था और मुस्लिम लीग के अंदर भी था। तो आप क्या नाम दोगे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगर इस टाइम आपसे पूछ लें जब लखनऊ पैक्ट हुई थी तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था भाई, INC का। INC का प्रेसिडेंट कौन था जब लखनऊ पैक्ट हुआ था भाई। ठीक है, तो आप आंसर करोगे क्या, अंबिका चरण मजूमदार। क्या करोगे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, एक सेकंड भाई, मार्कर दूसरा ले लो। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे। मैंने बताया भाई लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या होता है, क्या होता है भाई, INC और मुस्लिम लीग क्या करते हैं भाई, जो भी मुस्लिम है और उनको क्या किया जाए, माइनॉरिटीज़ को क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेशन करने का चांस मिले। कहाँ पे, राजनीति में। नरम दल व गरम दल एक हो जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम चेयरमैन कौन था, अंबिका चरण मजूमदार। और INC और मुस्लिम लीग में एक व्यक्ति ऐसा था जो दोनों पार्टियों में था, वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आपको यहाँ पे ने बताया कि भाई मुस्लिम लीग और INC एक हो जाती है भाई, ये अलग भी हो जाते हैं। कब, अभी बता रहा हूँ, 1924 में INC और मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है 1924 में ये अलग भाई, बता रहा हूँ यहीं पे। इसका भी रीज़न है। रीज़न ये था भाई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब हुआ था भाई वो, 1920 से 1922 माना गया। क्या हुआ था भाई, असहयोग आंदोलन किया था भाई गांधी जी ने। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। इससे नाखुश होकर
जो आपकी मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब हम यहाँ पे पहुँच रहे थे, हमने बताया भाई असहयोग आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन होता है और असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। बात समझना भाई। अब आपको ये पता होना चाहिए इस पॉइंट पे कि भाई असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था। असहयोग आंदोलन का रीज़न भाई सबसे बड़ा यही है, 1919 में भारत के इतिहास में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। कौन कौन सी भाई? एक तो अंग्रेज़ क्या ले आते हैं, रॉलेट एक्ट। क्या ले आते हैं भाई? रॉलेट एक्ट। और दूसरा क्या होता है? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप सबको पता है रॉलेट एक्ट को क्या बोला गया भाई? काला कानून बोला गया है। और इसके अंतर्गत क्या था, आपको ना भाई बिना किसी जुर्म के क्या कर देंगे, कैद कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई ऐसा कानून लेके आए थे अंग्रेज। उसके अंदर क्या था, आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, अगर सरकार चाहेगी वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। और कहते हैं कि जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी भाई सैफुद्दीन खिचलू की। इस एक्ट के तहत जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उनका नाम लिख रहा हूँ भाई, सैफुद्दीन खिचलू। भाई याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी मैंने बताया भाई मुस्लिम लीग अलग होगी कांग्रेस से, क्यों? कि असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। अब असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की घटनाएं भारत के इतिहास में घटती हैं। रॉलेट एक्ट मैंने भी एक्सप्लेन किया। जलियांवाला बाग भी भाई आपको पता होगा क्या होता है। जलियांवाला बाग में भाई जनरल डायर होता है। वहाँ पे बैसाखी के पर्व पर हमारे हिंदू भाई बहन मुश्रिक सारे इकट्ठे हुए थे भाई, और जनरल डायर उनको बंद करके गोलियां चलवा देता है। देखना इतनी बड़ी हत्याकांड होती है भाई, जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था भाई? असहयोग आंदोलन। देखो इतिहास को पढ़ना ऐसे ही होता है कि कौन सी घटना किससे रिलेट करती है। अब हम जैसे कर रहे हैं, हमने पहले एंशेंट उठाया, फिर मॉडर्न उठाया, मॉडर्न में हम एंशेंट, मिडिवल, और फिर हम मॉडर्न पे आए। हम बड़े स्टेप से हिस्ट्री कर रहे हैं। अभी मैंने बताया भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और इन सब की वजह से असहयोग आंदोलन होता है। यहीं पे मैं बता देता हूँ भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद क्यों किया था, वो भी बताता हूँ भाई। यूपी के अंदर एक जगह है चोरा चोरी। क्या है भाई? चोरा चोरी। और वहाँ पे क्या होता है भाई, चोरा चोरी के अंदर एक घटना हो जाती है। लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, चोरा चोरी कहाँ पड़ती है ये जगह? यूपी के अंदर पड़ती है भाई। और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को भाई ग्रामीण आग लगा देते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ब्रिटिश है जो उसमें सिपाही होती है वो मर जाते हैं। इसकी वजह से, जिससे नाराज़ होकर गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्योंकि गांधी जी की पॉलिसी थी भाई, क्या पॉलिसी थी कि भाई हमें क्या नहीं करना, अहिंसा, हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी। हमें कौन से रास्ते पे चलना है? अहिंसा के रास्ते पे चलना है भाई। वायलेंस नहीं करनी, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है हमें बिल्कुल। और उन्होंने वायलेंस की, इसी नाराज़ होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई होगी, तो आगे चलेंगे। 1916 में ही एक चीज़ और होती है भाई, होम रूल लीग की शुरुआत होती है भाई। होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता भी होगा। होम रूल लीग कौन करता है भाई इसकी शुरुआत? दो लोग करते हैं अलग अलग जगह। आपको ऑप्शन में मिलेगा, एक का नाम लिख देता हूँ भाई मैं पहले, एनी बेसेंट। क्या नाम है भाई? एनी बेसेंट। और दूसरे हमारे बाल गंगाधर तिलक। कौन है भाई? बाल गंगाधर तिलक। एक पॉइंट रह गया भाई पीछे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसकी वजह से, आपने नाम सुना होगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर का, जरूर सुना होगा भाई, मैंने वीडियो में बताया भी था। इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है भारत का, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है। बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है। नोबल अवार्ड इन्हें मिला है भाई लिटरेचर के अंदर, गीतांजलि इनकी किताब है। तो इनको ना ब्रिटिश ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की। किसकी उपाधि दी थी भाई? नाइटहुड की। सर एंड नाइटहुड है भाई इसका नाम पूरा। और इस उपाधि को ये वापस कर देते हैं
क्यों कर देते हैं? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि भाई सर एंड नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये उपाधि इन्होंने वापस क्यों कर दी थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे अब। भाई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक पे क्या होती है भाई? 1916 में ही करते हैं क्या ये होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। और कौन कौन करता है भाई? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट जो हेडक्वार्टर है भाई कहाँ बनाते हैं भाई? पुणे में। कहाँ बनाते हैं? पुणे में। और बाल गंगाधर तिलक सॉरी भाई एनी बेसेंट कहाँ बनाते हैं? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ बनाते हैं? अपना पुणे में। मैं उल्टा बोल गया था भाई। भाई एनी बेसेंट कहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं? मद्रास में। और बाल गंगाधर कहाँ बनाएंगे? अपना पुणे में। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई होम रूल लीग के? भाई भारतीयों के अंदर, भाई रीज़न लिखेंगे इसका, इनके मोटो क्या थे? नंबर 1 भाई भारतीयों में विद्रोह के लिए जोश जगाना। फर्स्ट पॉइंट भाई इकट्ठा कर लिया लोगों को कि भाई आप आज़ादी मांगो भाई। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने ये रूल जो मूवमेंट करी थी। ठीक है, दूसरा क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट भाई, सब शासन। पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, इन्होंने बोला भाई क्या चाहिए हमें? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक का तो एक बड़ा फेमस है भाई, बहुत बार पूछा है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने। क्या की थी इन्होंने भाई? पूर्ण स्वराज की मांग। और इनका एक डायलॉग भी है भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो किसने बोला है भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सेल्फ गवर्नमेंट की भी मांग की, भारतीय में विद्रोह के लिए जोश जगाने की बात की, ये लीग बनाने के बाद। ठीक है, और एक पॉइंट और था कि भाई भारतीय लोगों को कहाँ लाना था? पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो होम रूल लीग है इसका काम क्या था? भाई भारतीयों में विद्रोह जगाना। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना, सब शासन की मांग करना, और भारतीय लोगों को कहाँ लेके आना? राजनीति में, पॉलिटिक्स में। इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई आपको। इन लोगों ने ना भाई 40,000 के करीब मेंबर जोड़ लिए थे। कितने? 40,000। और 40,000 ऐसा नहीं था भाई एनी बेसेंट और इनके थे, दोनों ने मिलके होम रूल लीग में कितने ऐड कर लिए थे भाई? 40,000 लोग ऐड कर लिए थे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कितने बड़े इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अब इसके बाद 1917 में क्या होता है भाई भारतीय इतिहास में? चंपारण सत्याग्रह। क्या होता है भाई? चंपारण सत्याग्रह। अब भाई गांधी जी आ चुके हैं। गांधी जी का तरीका क्या है भाई सत्याग्रह करने का? तो चंपारण में गांधी जी साथ देते हैं किसानों का। और उस सत्याग्रह को क्या बोला गया है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह। एक क्वेश्चन और आता है भाई यहाँ से, क्या कि गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा है? तो आंसर क्या होगा भाई? क्या आंसर होगा? चंपारण। ठीक है, और ये इनका क्या था भाई? फर्स्ट राजनीतिक विद्रोह भी था गांधी जी का। क्या था ये? फर्स्ट राजनीतिक विद्रोह। समझ आई बात? इसके अंदर किसानों को क्या बोला गया कि आप नील की खेती करो। किसकी खेती करो भाई? नील की खेती। भाई देखना, नील, अफीम, इनकी खेती करने से ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है भाई। बट इन अंग्रेज क्या करते थे? अपने फ़ायदे के लिए किसानों से किसकी खेती कराते थे? नील की। और इसी के अंदर क्या था? 3 कथिया सिस्टम भी था भाई। क्या था? 3 कथिया सिस्टम। अब जो 3 कथिया सिस्टम जानता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। 3 कथिया सिस्टम ये था कि आपको अपनी जो भी लैंड है उसका 3/20 भाग में क्या खेती करनी है? क्या करनी है भाई? नील की खेती करनी है। 3 कथिया सिस्टम था। आपके पास अगर मान लेते हैं 100 लैंड है, मतलब 100 स्क्वायर फीट की लैंड है, तो उसमें से क्या करना था भाई? 3/20 भाग में क्या करना है आपको? मतलब
15 हिस्से पे आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। ये था भाई 3 कथिया सिस्टम, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया भाई, इस प्रथा को समाप्त कराया। क्या किया भाई, गांधी जी ने इस प्रथा को समाप्त करा दिया। किसने समाप्त कराया भाई, गांधी जी ने। अब बताओ भाई, गांधी जी ने सत्याग्रह करके इसको समाप्त भी करा दिया, और गांधी जी ने किसानों को भाई 25% मुआवजा भी दिलाया। क्या दिलाया भाई, 25% मुआवजा। याद रखने की बात है, 3 कथिया सिस्टम कहाँ पे था भाई, चंपारण सत्याग्रह से पहले था। किसने खत्म करवाया, गांधी जी ने कराया। और 3 कथिया सिस्टम खत्म कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया भाई, चंपारण सत्याग्रह किया। कब हुआ था भाई, 1917 में। और एक चीज़ और बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को किसकी उपाधि दी भाई, महात्मा की उपाधि दी। लिख लेना भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि दी। बहुत बार ये सवाल आया है कि भाई महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, तो आपका आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और क्यों दी थी, चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल होने की वजह से। भाई किसानों की गांधी जी ने मदद की, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको किसकी उपाधि दे दी, महात्मा की। ठीक है भाई, 1917 भी हमने कर लिया। आगे चलेंगे भाई 1918 में। और 1918 में भाई सेकंड सत्याग्रह करते गांधी जी, वो है भाई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हेडिंग लगाएंगे भाई 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये गांधी जी का क्या है भाई, सेकंड सत्याग्रह। क्या है, सेकंड सत्याग्रह। अब आपको पता है भाई गांधी जी क्या करते थे, कहीं भी जाते थे क्या करते थे भाई, आराम से बैठ के विद्रोह करते थे। उनकी यही नीति थी। इसके अंदर ये गांधी जी क्या करते हैं भाई, 1918 में महामारी फैल गई थी। क्या फैल गई थी भाई, महामारी, जिसकी वजह से जो मिल ओनर थे उन्होंने क्या किया भाई, जो बोनस मिलता है ना भाई, एक प्लेग बोनस था, ये देने से मना कर दिया। महामारी के टाइम फैली हुई है भाई, लोगों को पैसे की ज़रूरत है, पर मिल के ओनर क्या कह रहे हैं भाई, हम ये पैसा नहीं देंगे। जो मिल का ओनर है वो कहता हम ये बोनस नहीं देंगे, जिसकी वजह से सारे वर्कर ने भाई क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और इन सब का साथ किसने दिया, गांधी जी ने दिया। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जगह फेमस हुई। तो इसके बाद जब गांधी जी ने इनका साथ दिया तो मिल वालों ने इनको क्या किया भाई, 35% बोनस दिया भाई। क्या दिया, किसानों को और मजदूरों को 35% का बोनस दिया गया। किसकी वजह से, गांधी जी की वजह से भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि भाई प्लेग का दौर था, महामारी का दौर था, फैल चुकी थी, किसानों को और मजदूरों को पैसे की नीड थी, और ओनर्स ने, मिल ओनर्स ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो इसकी वजह से जितने भी वर्कर है सब हड़ताल पे चले गए। और उनका साथ किसने दिया, गांधी जी ने। और गांधी जी ने सत्याग्रह करके कितना मुआवजा दिलाया भाई, 35% का। ठीक है, और आपको समझ आई होगी इस पे भाई, गांधी जी ने भाई भूख अनशन पे बैठ गए थे भाई, बिल्कुल कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। तो गांधी जी की बात तो सबको माननी पड़ती थी। तो इसी वजह से जो ये सेकंड सत्याग्रह है वो कहाँ हुआ भाई, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहा जाता है भाई इसको। कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। हुआ क्यों था, आपको समझ आया होगा, प्लेग के कारण हुआ। प्लेग में वो बोनस नहीं दे रहे थे, गांधी जी ने अनशन पर बैठकर मजदूरों को क्या दिलाया, उनका हक दिलाया, बोनस दिलाया भाई। आगे चलेंगे भाई, थर्ड जो सत्याग्रह है 1918 में ही होता है भाई वो भी। तो थर्ड सत्याग्रह कौन सा है हमारा, खेदा सत्याग्रह। क्या है भाई, खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह। और ये कौन सा सत्याग्रह है भाई, गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह। अब खेदा सत्याग्रह क्या था भाई, देखो अंग्रेजों ने शुरू से ही किसानों और मजदूरों का शोषण किया है।
एक तो इनसे गलत प्रकार से खेती कराते थे, नील की, अफीम की, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा था भाई इनका। क्या था? टैक्स बहुत ज़्यादा कर रखा था भाई। अब इस टैक्स को किसान भर नहीं पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे भाई? किसान के पास देखो उपजाऊ कम हो रही है, टैक्स ज़्यादा मांग रहे हैं, खुद का भी लालन पोषण करना है भाई, परिवार भी है, अब वो ये टैक्स भर नहीं पा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या रूल बना दिया भाई, इनको जेल में डाल दो। क्या करो? जेल में डाल दो। दूसरा क्या करा, इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लो भाई। देखो, जिस ज़मीन को हम माँ मानते हैं भाई, ठीक है, जिससे हम अन्न लेते हैं, उसी ज़मीन को अंग्रेज़ क्या कह रहे हैं, इनसे छीन लो, जेल में डाल दो भाई किसानों को। क्यों? क्योंकि वो जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो पे नहीं कर पा रहे हैं भाई। इतनी क्रूरता थी इस देश के अंदर, उस चीज़ से हमें आज़ादी मिली है तो उसका भाई सही यूज़ किया करो कि हमसे अपनी ज़मीन से ही काम करने से पैसे भी ले जा रहे थे। सोच के देखना भाई कितने बुरे हालात थे तब। तो मैंने बताया भाई, अंग्रेज़ों ने किसान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था और किसान ये टैक्स नहीं कर पा रहे थे। और बताया आपको 1918 में क्या थी भाई, महामारी भी आई हुई थी, जिसकी वजह से भाई उपज जो आपका प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ था, ठीक है। और इन सब रीज़न की वजह से क्या होता है भाई, खेदा सत्याग्रह होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना भाई एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ जाते हैं भाई यहाँ पे। और खेदा सत्याग्रह की वजह से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है भाई। सरदार का क्या दिया जाता है, इन्हें टाइटल दिया जाता है। और सरदार का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे चीफ, जो लीड करता है भाई, लीडर। तो खेदा सत्याग्रह का आपको समझ आया। थर्ड सत्याग्रह भाई हुआ क्यों था, टैक्स इंक्रीज के कारण। सरदार की उपाधि दी जाती है किसे, वल्लभ भाई पटेल को। क्यों दी जाती है, क्योंकि भाई इन्होंने यहाँ पे किसानों का साथ दिया था बहुत ज़्यादा। देखना किसानों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई, इनकी ज़मीनों की क्या लगा दी बोली, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि कोई भी बोली में नहीं जाएगा, कोई भी भाई किसानों की ज़मीन नहीं खरीदेगा। तो एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं जाता है और इसलिए किसान की ज़मीन बच जाती है, जिससे खुश होकर वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की महिलाओं ने, खेदा की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया भाई, सरदार की उपाधि से नवाजा गया, ठीक है। ये आपका खेदा सत्याग्रह था भाई। आगे चलेंगे, खिलाफत मूवमेंट लिखेंगे भाई, हेडिंग लगाएंगे खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है भाई, उसको समझना। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3-4 क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले वो बता देता हूं एक बार। खिलाफत मूवमेंट, अगर खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो इसे किसे स्टार्ट किया भाई, अली ब्रदर्स ने। क्या नाम है इनका भाई, अली ब्रदर्स। और कौन कौन से थे भाई अली ब्रदर्स, एक का नाम है शौकत अली, एक का नाम है मोहम्मद अली। क्या नाम है भाई, शौकत अली, और दूसरे का क्या नाम है, मोहम्मद अली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि भाई खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की, अली ब्रदर्स ने। कि क्या क्या नाम थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, क्या हुई थी भाई, खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई है, ये हुई है भाई दिल्ली में, ठीक है। और इनके चेयरमैन कौन थे, गांधी जी। चेयरमैन कौन थे भाई इनके, गांधी जी। ये जो मैंने बातें लिखी हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इनमें यही है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, गांधी जी ने मुस्लिम्स का साथ इसलिए दिया कि भाई हिंदू और मुस्लिम में एकता बनी रहे, ठीक है। और खिलाफत एक पोस्ट है भाई जो तुर्की के अंदर थी और उसको समाप्त कर दिया गया था भाई। खलीफा नाम का एक पद था, खलीफा क्या था भाई, खलीफा नाम की एक पोस्ट थी, इसको ख़त्म कर दिया गया था तुर्की के अंदर, ठीक है। इस पोस्ट को बचाने के लिए, इस पोस्ट को दोबारा लाने के लिए खिलाफत मूवमेंट चलाया था अली ब्रदर्स ने। और दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ऑल इंडिया खिलाफत नाम है भाई इसका, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, दिल्ली में। और जिसके चेयरमैन कौन थे, गांधी जी। और गांधी जी ने क्यों साथ दिया इनका, क्योंकि भारत में मुसलमान भी बहुत थे, हिंदू भी बहुत थे, और उन दोनों के बीच में एकता बनी रहे, इसीलिए गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस में भाई चेयरमैन भी बने। बहुत साथ दिया गांधी जी ने। आगे चलेंगे भाई 1919 के।
अब 1919 में भाई एक एक्ट आता है जिसे कहते हैं भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं भाई क्या है। एक्ट है भाई 1919 का, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भाई 1919 में जो एक्ट आया इसको क्या बोला गया है भाई, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है भाई 1900। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि भाई 1919 के एक्ट को क्या बोला जाता है, और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, हिंदी में भाई मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हुआ भाई, कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन की बात रखी गई सबसे पहले। तो कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ रहे हो भाई, कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशंस नहीं समझ रहे तो बता रहा हूं भाई। भाई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सरकार ने क्या किया कि भाई बोल दिया कि आप लोग क्या करो भाई, पॉलिटिक्स में हो, मतलब कुछ सीटें रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया गया भाई यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इस चीज़ का, सेकंड पॉइंट बताता हूँ भाई, वोटिंग राइट्स। पहले भाई सबको वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था सबको, बट 1919 का जो एक्ट आता है यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई महिलाएं भी वोट डाल सकेगी भाई, क्या करेंगी, महिलाओं को भी क्या दिया, वोटिंग का अधिकार दे दिया भाई यहाँ पे। इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी भाई। आगे चलेंगे भाई। इससे पहले कौन कौन लोग वोट डाल सकते थे भाई, जो टैक्स पे करते थे, कौन, जो टैक्स पे करते थे, जिनके पास लैंड थी भाई जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी वो दे सकते थे। और तीसरे आदमी कौन थे, जो एजुकेटेड है। सिर्फ इन्हीं लोगों को पहले वोट डालने का अधिकार था। पर 1900 एक्ट के बाद क्या हुआ, महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने, वोटिंग राइट बताया मैंने अभी। और क्या किया भाई, सेंट्रल असेंबली है जो, उसको क्या किया, द्विसदनात्मक किया भाई, बाई कैमरल किया। सेंट्रल असेंबली को भी क्या किया इन्होंने, इस एक्ट की वजह से बाई कैमरल। अब बाई कैमरल का मतलब समझना भाई, द्विसदनात्मक, दो सदन बनाए गए भाई। क्या किए गए, दो सदन बनाए गए। कौन कौन से भाई, राज्यसभा व लोकसभा। सेंट्रल असेंबली में जो आज चल रहे हैं भाई, वो कब बनाया गया था, 1919 एक्ट की वजह से बनाया गया था भाई, ठीक है। आगे चलेंगे भाई 1919 के इसमें। आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग राइट, सेंट्रल असेंबली को क्या बनाया गया, द्विसदनात्मक बनाया गया, बाई कैमरल बनाया गया। कैसे, एक राज्यसभा बनाया गया और एक लोकसभा बनाया गया भाई, ठीक है। एक और पॉइंट है इसका कि भाई इसमें क्या किया, डायरकी लाएगी। दो तरीके की लिस्ट आई भाई, डायरकी लाएगी, दो लिस्ट बनाएगी। एक ट्रांसवर्स लिस्ट थी भाई, कौन सी लिस्ट थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट, और एक थी रिजर्व्ड लिस्ट। दो लिस्ट बनाएगी, ट्रांसफर्ड और एक थी रिजर्व्ड। इसके अंदर वैसे बता देता हूं कि आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। जैसे सुनना भाई, रिजर्व्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या रखा गया, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। रिजर्व्ड में कौन कौन रखा गया भाई, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, इस टाइप की चीज़ें कहाँ रखी गई भाई, फाइनेंस, रिजर्व्ड लिस्ट के अंदर। और ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या रखा गया भाई, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, इस टाइप के डिपार्टमेंट कहाँ रखे गए भाई, ट्रांसफर्ड लिस्ट में। भाई आपसे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में इनसे नहीं आएंगे, आपसे तो सीधी बातें होंगी भाई 1919 का जो एक्ट है उसे क्या बोला गया था भाई, एक नाम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड है। दूसरा पूछ लेगा भाई बाई कैमरल भारत में कब लागू हुआ था भाई, 1919 की वजह से। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला, 1919 के एक्ट की वजह से, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। इसके बाद वो इसको रब करेंगे 1919 को।
आगे चलेंगे 1923 में। आपको पता है 1919 में दो घटनाएं और थी जो मैंने पहले बताई भाई। रोलेट एक्ट कब आया भाई? 1919 में। जलियांवाला बाग भी कब होता है? 1919 में। ठीक है। रोलेट एक्ट क्या था भाई? किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी रीज़न के। ठीक है। और पहले गिरफ्तारी किसकी हुई थी? सैफुद्दीन की चली हुई। ठीक है। जलियांवाला बाग आपको पता है भाई, बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने इकट्ठा करके उनको गोली मरवा दी थी। अब 1923 में चलेंगे। 1923 और 1923 में क्या होता है भाई? स्वराज पार्टी का गठन होता है। क्या होता है भाई? स्वराज पार्टी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और आपसे ज़्यादा समझदार होते हुए पेपर बनाने वाले, मोतीलाल नेहरू सबको याद रहता है, चित्तरंजन दास इतना याद नहीं रहता है। आपसे वो बोल देते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो आपको चित्तरंजन दास नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कब की थी भाई? 1923 में। आगे चलेंगे भाई 1924 में। कहाँ चलेंगे? 1924 में। 24 में क्या होता है भाई? एक नई पार्टी का गठन होता है जिसे कहते हैं HRA। क्या कहते हैं भाई? HRA। और HRA का मतलब क्या है भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन, और इसमें लिखेंगे आगे एसोसिएशन। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था तो आप आंसर करोगे भाई 1923। HRA पार्टी का गठन पूछे तो क्या बताओगे? 1924। और किस किस ने किया था भाई? ये सचिंदर सयाल ने किया था भाई। और कौन थे इनके साथ? चंद्रशेखर आज़ाद थे और राम प्रसाद बिस्मिल। भाई ये तीन लोग थे जिन्होंने HRA का गठबंधन किया था। पहला आप नाम लिखना भाई, सचिंदर सयाल, SAR लिख सकते हैं भाई, सचिंदर सयाल का नाम। दूसरा कौन है भाई? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और थर्ड जो व्यक्ति है भाई, आप उनका नाम लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। इन तीनों ने मिलके भाई क्या बनाया? HRA एक पार्टी बनाई। क्या बनाई? 1924 में। और क्या ऑब्जेक्टिव था भाई? इन्होंने पार्टी बनाई, सुन लेना, लिखने की नीड नहीं है भाई। लोगों के अंदर क्या था? क्रांति का प्रचार करना भाई। जो विद्रोह ये करना चाहते थे, अपनी क्रांति के बारे में, अपनी मूवमेंट के बारे में लोगों को बता सके, तो इसलिए इन्होंने क्या गठन किया? HRA पार्टी का। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे भाई इसके अंदर कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे। कौन सी चाहते थे? रिपब्लिकन। इनके नाम के अंदर ही है भाई। रिपब्लिकन का मतलब होता है लोगों के द्वारा, जो सरकार लोगों के द्वारा हो। ठीक है। इनके दो ही मकसद थे, क्रांति के बारे में बताना चाहते थे, दूसरा रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा भाई। आगे चलेंगे 1925 में। तो 1925 में क्या होगा भाई? काकोरी कांड होता है भाई। क्या करते हैं ये लोग? एक ट्रेन को लूट लेते हैं भाई। अगर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आपने भगत सिंह नाम की एक मूवी देखी है जिसके अंदर अजय देवगन है, आपने वो मूवी देखी है तो ये सीन आपको समझ आ जाएगा, काकोरी कांड वाला। जिसने नहीं देखी ज़रूर देखना भाई। यूट्यूब पे अगर आप ये भी डाल दोगे कि भाई सीन फ्रॉम भगत सिंह काकोरी कांड, वो आ जाएगा। ठीक है। तो 1925 में क्या होता है? काकोरी कांड लिख लेना भाई। 1925 में होता है काकोरी कांड। क्या करते हैं भाई? ये ट्रेन लूट लेते हैं। ठीक है। 1925 के अंदर क्या करते हैं? ट्रेन लूट लेते हैं भाई। और कौन करता है ये लूट? HRA। अभी बताया भाई मैंने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर इसकी क्या कर लेते हैं भाई? लूट लेते हैं ट्रेन को। ठीक है। और लूट कब होती है भाई? 9 अगस्त 1925 को। कब होती है? 9 अगस्त 1925 को। और चंद्रशेखर आज़ाद इस केस से फ्री हो जाते हैं भाई। वो उनका साथ देते थे, लीडर तो वही थे। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच जाते हैं,
पर उनके 29 मेंबर इस केस में फंस जाते हैं। लिख लेना भाई, चंद्रशेखर आज़ाद तो बच जाते हैं, बट 29 मेंबर क्या हो जाते हैं भाई, अरेस्ट हो जाते हैं। इनके क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। अब इनमें से 29 में से 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है भाई। क्या करते हैं, 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है भाई इसकी वजह से। तो वो 4 लोग कौन थे, लिखेंगे भाई उनके बारे में। वो 4 लोग कौन कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, कौन है भाई, राम प्रसाद बिस्मिल। देखना भाई, इस देश के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। लोग फांसी तक चढ़ाए गए थे भाई। राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इन्होंने ट्रेन लूट ली थी भाई। दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे रोशन सिंह। क्या है भाई, रोशन सिंह। थर्ड जो पर्सन थे भाई जिन्हें फांसी दी गई थी, उनका नाम है राजेंद्र नाथ लाहिरी। क्या नाम है इनका भाई, राजेंद्र नाथ लाहिरी। और जो लास्ट इनके बाद थे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी के साथ जिनको फांसी की सज़ा मिली थी, वो थे अशरफ उल्ला खान। अशरफ उल्ला खान। इन 4 लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान होता है जो भाई वो देश के लिए दिया, अपना जान देश के लिए गंवाए हैं, फांसी दी गई थी इन्हें। ठीक है, तो ये था भाई आपका काकोरी कांड। आगे चलेंगे भाई, 1928 में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, 1928 में। और 1928 में आपको पता है क्या होगा भाई, साइमन गो बैक के नारे लगेंगे। तो भाई 1928 में लिखेंगे साइमन कमीशन। आपको पता होगा भाई, मूवी, मैं वही कह रहा हूँ भाई, मूवी देखना अगर ये स्टोरी समझनी है। भगत सिंह नाम की मूवी है जिसमें अजय देवगन ने क्या किया भाई, भगत सिंह का रोल प्ले किया है। तो उसके अंदर ये सारे सीन है जो मैं बोल रहा हूँ भाई। तो 1928 में क्या होगा भाई, साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन, ठीक है। इसका हेड कौन था भाई, जॉन साइमन नाम था उनका। क्या नाम था भाई, जॉन साइमन। ठीक है, आया क्यों था ये, क्या रीजन था इनका। फर्स्ट पॉइंट तो ये था, जो 1919 का एक्ट था भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको क्या करने आए थे, ये रिव्यू करने आए थे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, ये क्या करने आए थे भाई। फर्स्ट तो पॉइंट यही होगा, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो कैसा है उसको देखने आए थे। दूसरा पॉइंट भाई, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में तब बनी हुई थी 1928 तक, उसका ये ब्यौरा देने आए थे भाई। लिखेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। क्या करने आए थे भाई, ये 2 काम। 1919 का गवर्नमेंट एक्ट था, उसको क्या करने आए थे, रिव्यू करने आए थे। दूसरा पॉइंट कि भाई जो भी सिचुएशन इंडिया में उस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको देखने आए थे। ये साइमन कमीशन का भाई काम था। और इसका विद्रोह क्यों किया भाई लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मेंबर क्या थे भाई, अंग्रेज थे। ठीक है भाई, सब के सब कौन थे, ब्रिटिशर थे। एक भी इंडियन नहीं था भाई। आप लोग बाहर के लोग आके इंडिया में रूल आके बना के चला जाता है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, समझना भाई। कोई बेनिफिट नहीं था। इंडिया के लोग भी तो शामिल होने चाहिए जब इंडिया के लिए रूल बन रहे हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके सामने, भाई किसान आंदोलन चल रहा है। अब सरकार ने किसानों के लिए रूल बना दिया और किसानों से ही नहीं पूछा यार। तो आप लोग आज राजनीति कर रहे हो, लोकतंत्र है, तो भाई जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है पहले उससे पूछो तो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करेंगे भाई इस मामले में, पर ये है कि भाई किसानों की जो मांग है वो जायज़ है कहीं हद तक। ठीक है, तो भाई अंग्रेज से सारे के सारे मेंबर, इसलिए इसका क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था भाई। और इस विद्रोह के बारे में भी भाई एक स्टोरी है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे भाई। यहाँ पे किसके नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक। और एक घटना घटती है भाई इस टाइम जब साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं। लाहौर के अंदर ये घटनाक्रम चल रहा होता है भाई। कहाँ पे, लाहौर के अंदर। और लाला लाजपत राय भी इस विद्रोह में शामिल होते हैं। और इस दौरान लाठी चार्ज हो जाता है भाई जब ये विद्रोह कर रहे होते हैं लोग, किसका, साइमन कमीशन का। और लाला जी के सर पर
चोट लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई यहाँ पे लिख लेना कि भाई लाहौर में जब साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे तो लाला लाजपत राय जी के सर पर चोट लगने की वजह से वो घायल हो जाते हैं और उसी की वजह से उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है भाई, कुछ दिन के बाद में। ठीक है, और ये जो लाठीचार्ज हुआ इसका ऑर्डर किसने दिया था भाई? वहाँ के जो ऑफिसर थे, लिख रहा हूँ उनका नाम, ऑफिसर सैंडर्स। क्या नाम था भाई इसका? ऑफिसर सैंडर्स। इसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया जिसकी वजह से लाला जी की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, आगे चलेंगे, रब करेंगे भाई इसको। पर लाला जी को क्या कहा जाता था भाई? लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। आगे चलेंगे, इसके बाद एक नई पार्टी का गठन होता है भाई भारत में, जिसे HSRA कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? HSRA। भाई ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई HSRA का गठन किसने किया है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे भाई HSRA। इसकी फुल फॉर्म भी आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में भाई, क्या फुल फॉर्म है, और इसके फाउंडर का नाम भी आप सबने बताना है भाई। कब हुआ था भाई? ये भी 1928। भाई 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, थोड़ा सा काम दिया है कि भाई फुल फॉर्म बताओ HSRA की, और क्या करना है? फाउंडर के नाम देने हैं। ठीक है, इस पार्टी का गठन हुआ कहाँ पे था ये बता देता हूँ भाई, फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पे करते हैं भाई इसको? फिरोज शाह कोटला। भाई ज़रूर आंसर करना, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ ये चीज़, 2 ही चीज़ आपके भरोसे छोड़ी है, HSRA की फुल फॉर्म और इनका फाउंडर कौन है। ठीक है, कहाँ पे इसको भाई फाउंड करते हैं, कहाँ पे बनाते हैं? फिरोज शाह कोटला में। और इसके बाद जिसने भाई लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था ना, सैंडर्स, उसकी हत्या कर देते हैं। कहाँ पे भाई? लाहौर के रेलवे स्टेशन में। कहाँ पे कर देते हैं हत्या? लाहौर के रेलवे स्टेशन में। भाई आपको अगर ये समझना है ना, मैं ज़रूर कह रहा हूँ भाई वो मूवी ज़रूर देखना भाई, भगत सिंह की, जिसके अंदर अजय देवगन ने भाई भगत सिंह का रोल किया है। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या कर देता है कौन भाई? आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग मिलके भाई सैंडर्स की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। आगे चलेंगे भाई, HSRA के बाद बारदोली सत्याग्रह। क्या हुआ था भाई? बारदोली सत्याग्रह। भाई इसके बाद लिखेंगे क्या? बारदोली सत्याग्रह। भाई मैं पीछे बोल गया हूँ शायद भाई, खेदा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, वो करेक्ट कर लेना भाई, वो गलत है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो, सॉरी, वहाँ पे चेंज कर लेना भाई। खेदा सत्याग्रह में मैंने शायद लिखवा दिया है कि भाई क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खेदा सत्याग्रह की वजह से मिली थी, बट नहीं है। सही आंसर क्या होगा भाई उसका? बारदोली सत्याग्रह। चेंज कर लेना भाई, वो गलती से हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट में, सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि भाई सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? बारदोली की महिलाएं ने। भाई किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। वहाँ चेंज कर लेना भाई, वो गलती से हो गया है। खेदा सत्याग्रह में मैंने बता दिया, बट वो खेदा में नहीं है भाई, बस वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, बट बारदोली के अंदर इन्होंने जो काम किया उससे खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, वो चेंज कर लेना भाई। ठीक है, आगे करेंगे भाई। बारदोली सत्याग्रह क्या था भाई? ये सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्स कितना इंक्रीज कर दिया था? 30%। वो भी भाई टैक्स इंक्रीज हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ बता दिया। बट असली जगह कौन सी है? बारदोली, और वो 1928 में है भाई। ठीक है, अंग्रेज कितना टैक्स बढ़ा देते हैं भारत पर, भारत के किसानों पर? 30% का, जो भाई किसान फुलफिल नहीं कर पाते।
क्या नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते। और इसीलिए भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, सत्याग्रह करवाते हैं, सत्याग्रह में किसानों का साथ देते हैं और इनको भाई इस टैक्स से छूट दिलवाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से, और बारदोली कहाँ है भाई, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। और इसी वजह से ये किसानों का भाई टैक्स माफ़ करा देते हैं, जिसकी वजह से बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। भाई दोबारा बोल रहा हूँ, चेंज कर लेना, सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने खेदा सत्याग्रह में आपको ये पढ़ा दिया था, खेदा की बजाय भाई बारदोली में, ठीक है। और सारी बात ठीक है, आगे चलेंगे भाई। भाई 1928 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है, नेहरू रिपोर्ट। उन्नीस सौ 28 में क्या आती है भाई, नेहरू रिपोर्ट। भाई नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आता है, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, जो आपके कौन थे भाई, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके फादर बनाते हैं भाई इस रिपोर्ट को। उनका नाम क्या है भाई, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इसके सचिव होते हैं कौन, खुद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट लेके कौन आया, मोतीलाल नेहरू। उसके सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे भाई, लॉर्ड बर्किंघम हेड करके थे एक नाम, लॉर्ड बर्किंघम हेड। उन्होंने चैलेंज किया था कि भारत अगर 300 साल भी गुलाम रहता है ना, आज़ाद भी रहेगा, तब भी अपने लिए कानून नहीं बना पाएगा, अपना संविधान नहीं बना पाएगा। और इसी चैलेंज को अपनाते हुए नेहरू जी ने क्या तैयार कर दिया भाई, संविधान तैयार कर दिया था, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, लॉर्ड बर्किंघम हेड करके एक व्यक्ति थे इंग्लैंड के, वो चैलेंज करते हैं कि भाई भारत जैसा देश अगर 3000 साल भी गुलाम रहता है तब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएगा, ठीक है। कितने साल, 3000 साल भी अगर ये आज़ाद रहेंगे तब भी नहीं बना पाएंगे भाई। और उसका चैलेंज लेते हुए कौन संविधान बनाने का प्रयास करता है भाई, मोतीलाल नेहरू। क्या क्या डाला भाई इसमें भाई, डोमिनियन स्टेटस। क्या डाला, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है भाई, आप अधिकार तो हमारे होंगे पर आपका नाम चलेगा। जैसे न्यूजीलैंड है ना भाई, वहाँ पे इंग्लैंड की डोमिनियन स्टेटस है, वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, सब कुछ होता है, पर वहाँ पे कोई भी रूल बनता है उसके बाद एक साइन होते हैं, वो कौन करता है, इंग्लैंड की रानी करती है भाई, वो डोमिनियन स्टेटस में आता है भाई। पर इन्होंने भी वही मांगा, डोमिनियन स्टेटस मांगा, और उसके बाद क्या बोला भाई, सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी। क्या करेंगे, हम खुद की सरकार बनाएंगे, डोमिनियनशिप आपकी रहेगी भाई, ठीक है। दूसरा क्या था भाई, जितने भी इलेक्शन होते थे मुस्लिम्स के लिए एक मांग रखी गई थी जो मैं बता रहा था, वो इन्होंने नहीं कहा भाई हम एक ही इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। उसी के अंदर पार्टिसिपेशन होगा, मुस्लिम्स और अलग कम्युनिटी के लिए कोई इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ बस हम क्या करेंगे भाई, सीट रिजर्व्ड कर देंगे कुछ, जो आज भी है भाई, ठीक है। और सबका क्या होगा, एक ही इलेक्शन होगा भाई, अलग अलग इलेक्शन नहीं होंगे। ये क्या था भाई, नेहरू रिपोर्ट के अंदर था। लेके कौन आता है, मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 2-3 पॉइंट है मैंने बताया, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी थी, जिसके अंदर भाई राज हम करेंगे, नाम आपका रहेगा। दूसरा क्या था भाई, मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दी गई थी, इलेक्शन एक होगा, अलग इलेक्शन नहीं होगा। और फंडामेंटल राइट्स की बात रखी भाई इन्होंने यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इसके अंदर क्या किया है उन्होंने, फंडामेंटल राइट्स की भी बात की थी। कितने, फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स भी कितने, 19 राइट्स दिए थे भाई इन्होंने। इसमें कितने राइट्स दिए थे, 19। और क्या बोला इन्होंने भाई, इंडिया की क्या बनाएंगे हम, पार्लियामेंट में बनाएंगे। ये सारी रिपोर्ट की बातें बता रहा हूँ भाई मैं आपको, उस रिपोर्ट में क्या क्या था। और जो भी वाइसरॉय होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइसरॉय पावर्स रिड्यूसेस। ये सब बातें थी भाई किसके अंदर, नेहरू जी जो रिपोर्ट लेके आए थे, मोतीलाल नेहरू। डोमिनियन स्टेटस की, एक ही इलेक्शन होगा, फंडामेंटल राइट्स देंगे, इंडियन पार्लियामेंट बनाई जाएगी, ये सब उन्होंने उस टाइम लिख दिया था भाई 1928 में। और वाइसरॉय जो भी होगा उसकी पावर कम हो जाएगी। ये सब बातें कहाँ थी भाई, नेहरू रिपोर्ट में। अब आगे चलेंगे 1929 में।
कहाँ आएगी भाई? 1929 में। भाई 1929 में क्या होता है? सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 में होगा भाई, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। भाई भगत सिंह क्या करते हैं? भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त होते हैं भाई, इनके साथ ही वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं, सेंट्रल असेंबली में जाते हैं और बीचों बीच एक बम फोड़ देते हैं भाई। क्यों फोड़ते हैं? कि भाई अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने का था, किसी को मारने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। अगर मारना था वो उनके ऊपर भी फेंक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो भाग भी सकते थे, वो भागे भी नहीं। उनका मेन मकसद ये था, ये घटना करने का, कि वो अपनी बात कहाँ तक पहुँचाएँ? जनता तक पहुँचाएँ और सरकार तक पहुँचाएँ। समझ आया होगा भाई। कौन करता है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस? भगत सिंह और उनका दोस्त बटुकेश्वर दत्त। क्या करते हैं? सेंट्रल असेंबली में बम डाल देते हैं, फोड़ देते हैं और बीचों बीच डालते हैं, जिसमें किसी की कोई नुकसान नहीं होता, कोई नहीं मरता भाई, और वहाँ से ये भागते भी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि भाई एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, जिसे भाई क्या आया था भाई? पब्लिक सेफ्टी बिल, उसके विरोध में था ये पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? कि भाई मजदूरों को, मजदूर है ना जो, उनसे हड़ताल करने का हक छीन लिया था। भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, तो इसलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लिया था। तो ये सब पॉइंट थे भाई, जिसकी वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या कर रहे हैं, और अगर वो ये करते हैं तो उनको क्या होगा? जेल और फाइन देना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? जेल में भी जाएंगे और फाइन में भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं भाई? सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं। और बम फेंक के वो भागते नहीं है भाई, वहाँ पे नारा लगाते हैं। कौन सा नारा लगाते हैं भाई? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, आपको अगर ये सब स्टोरी जाननी है जो अब तक मैं बोला जा रहा हूँ, ये आपको कहाँ मिलेगा? भगत सिंह के ऊपर एक मूवी है जिसमें अजय देवगन है, वो सब आपको इस मूवी में दिखेगा। आप देखना कि भाई वो बम फेंकने के बाद वहाँ खड़े रहते हैं, भागते भी नहीं हैं और चिल्लाते हैं भाई, ज़ोर ज़ोर से नारा लगाते हैं, क्या? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। और इनका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनका मोटिव किसी को हर्ट करने का नहीं था, बस ये जो बातें थी इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का था। भाई सरकार को पता चले हम जाग चुके हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं भाई, सैंडर्स की जो हत्या हुई थी ना भाई, जो मैंने बताया था, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था साइमन कमीशन वाले केस में, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की हत्या होती है, उस केस को भी कहाँ जोड़ दिया गया? इस केस के साथ। भाई सैंडर्स की जो मृत्यु हुई थी उस केस को भी इसके साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह को क्या दी गई भाई? फांसी दी गई। किस किस को दी गई थी फांसी? साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। किस किस को भाई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है भाई। ठीक है। कब दी जाती है? 23 मार्च 1931। और इसीलिए हम इसे क्या बनाते हैं भाई? शहीदी दिवस। क्या बनाते हैं? शहीदी, मार्टियर्स डे बनाते हैं भाई, शहीदी दिवस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 के दिन क्या होता है? भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाती है और उस दिन इसे क्या बनाया जाता है? शहीदी दिवस के नाम से बनाया जाता है। ठीक है। और भाई जो जज
ये फैसला देता है कि इनको फांसी होगी। उस जज का नाम है भाई, लिख लेना, G.C. हिल्टन। क्या नाम है भाई? G.C. हिल्टन। ये जज थे जिन्होंने भाई फांसी का फैसला दिया था। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक क्लास और है भाई, एक या दो हो सकती हैं, उसके बाद हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम आ रहा है भाई, अच्छे से करो, ठीक है। और अभी जैसे ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, अटेंडेंट का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और भी एग्ज़ाम आएंगे भाई। जो भी आपने पटवारी के, हरियाणा पुलिस के फिल कर रखे हैं, अच्छे से तैयारी करो। जिसको जो भी डाउट है वो डाउट भी ले सकता है भाई। आप अगर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे डाल लो, आपको उन क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और आपके जो भी डाउट हैं आप इंस्टीट्यूट आके भी ले सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू।